हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आज की इस क्लास में आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की 6th क्लास। और देखा जाए तो ये मोल की दूसरी क्लास है। लास्ट क्लास में मोल की हमने ये सीखा था कि यार मोल होता क्या है, मोल टर्म का यूज़ हम कब कब करते हैं, मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं और वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने मोल को रिलेट किया था किससे, मास के साथ में। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे मोल की ये क्लास पहली बार देखने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले क्लास 5वीं 5th लेक्चर जो हमने इसका डिस्कस किया है वो आप देख लो जाके, तो अब आप अच्छे समझ पाओगे कि मोल होता क्या है। बात आई समझ में? चलो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मोल का ही डिस्कशन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और हम पहले सबसे बात करेंगे एटॉमिक वेट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास की बात की थी और आज हम एटॉमिक वेट की बात करेंगे कि एटॉमिक वेट क्या होता है। याद करिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट रिलेटिवली इन केमिस्ट्री हम इन्हें एक साथ यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है तो आज हम वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस किस टाइप का है। बट एटॉमिक मास को समझने से पहले, एटॉमिक वेट को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए ताकि हम कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कॉपी और पेन लेकर आप सभी तैयार हो जाइए। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक आइसोटोप्स के बारे में। तो आप सभी हेडिंग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता है तो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे अच्छा तरीका क्या, कुल मिला के आज हम इसी तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप उस एलिमेंट का लिख लो सिंबल। तो एक्स यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो क्या है, एलिमेंट का सिंबल है। सिंबल का मतलब जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। तो ये एलिमेंट का सिंबल होता है, एक्स हम उसे यहाँ पर मान ले रहे हैं। फिर उस एलिमेंट के सिंबल का जो फुट होता है उस पे आप उसका एटॉमिक नंबर लिखो। यहाँ पर Z किसको डिनोट कर रहा है, Z डिनोट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि एटम्स में है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। किसी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर ही क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ये भी बात मैंने आपको बताई थी। तो एलिमेंट का सिंबल लिखो, तो उस सिंबल के फुट पे क्या लिखो, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। जैसे अगर मुझे सोडियम को रिप्रेजेंट करना है तो सोडियम के लिए मैं सबसे पहले उसका सिंबल लिखूंगा Na, फिर लिखूंगा उसका एटॉमिक नंबर जो कि कितना होता है 11। समझ में आई बात? अब ये 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम के एक एटम में 11 प्रोटॉन्स हैं, और अगर प्रोटॉन 11 है, सोडियम के ऊपर यहाँ कोई चार्ज भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है। अब देखो फुट पे तो एटॉमिक नंबर लिख दिया और उस एलिमेंट के हेड पर आप उसका मास नंबर लिख दो। यहाँ पर A किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, A डिनोट्स द मास नंबर उस एलिमेंट का। अब मास नंबर क्या होता है, तो एटम का ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी रहते हैं और न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल नंबर होता है ना, इसी को हम कहते हैं मास नंबर। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मास नंबर। जैसे मान लो 5 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन रह रहे हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में, तो मैं बोलूँगा उस एलिमेंट का मास नंबर कितना है, 5 + 7 यानी कि 12। बात आ गई समझ में? मास नंबर को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जनरल तरीका क्या होता है। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं AXZ के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो Z, तो ये 11 क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर। अब मैं इसके हेड पे इसका मास नंबर लिख देता हूँ जो कि कितना है, 23। तो इस तरह से देखो सोडियम एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 11 Na 23 में मतलब क्या है,
एलिमेंट कौन है, सोडियम, ये सिंबल देख के पता चला। उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 11, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और उसका मास नंबर कितना है, 23। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो इसको हम मास नंबर क्यों कह रहे हैं, इसको मास नंबर बोलने के पीछे का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो भाई एकदम निग्लेजिबल होता है, मतलब एटम का जितना भी मास है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो इसी वजह से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है उसे उस एलिमेंट का मास नंबर बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से उसका टोटल मास ऑक्यूपाई होगा। बात आ गई समझ में। चलो ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, आइसोटोप्स। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप आइसोटोप्स को आसानी से समझ सको। क्विकली एकदम रफली इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए तो अब अगर हम बात करें आइसोटोप्स की कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो देखिए वो एलिमेंट्स जिनका Z कैसा होता है, सेम। Z मतलब उनका एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सेम होता है। वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन ए यानी कि उनका मास नंबर उन एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है। मास नंबर कैसा हो गया, डिफरेंट। तो वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आइसोटोप्स का सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन के ट्रिपलेट्स, यानी 1H1, 1H2 और 1H3। अब देखो ये तीनों ही हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप्स हैं। मैं इन्हें आइसोटोप्स क्यों बोल रहा हूँ, ये 3 डिफरेंट एटम्स हैं, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसा समझो डिनोट हो रहे हैं। मैं इन्हें आइसोटोप्स कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो इन तीनों का ही Z, नीचे हम क्या लिखते हैं, Z, यानी कि एटॉमिक नंबर देखो कितना 111 सेम है, यानी कि एलिमेंट तो कौन है, हाइड्रोजन ही है। लेकिन देखो सबका मास नंबर कैसा है, अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। मास नंबर में ये जो डिफरेंस आया है ना, ये आया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से। यहाँ पर एक प्रोटॉन है, 1 मतलब 1 क्या, एक प्रोटॉन, और 1 यहाँ भी है, मतलब ये एक प्रोटॉन, ये सिर्फ इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि ऊपर हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों लिखते हैं ना। न्यूट्रॉन होता तो उसका भी कुछ नंबर आता है, बट 1 तो प्रोटॉन ही है, मतलब कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अब यहाँ देखो 1H2, 1 तो प्रोटॉन है यहाँ पर, लेकिन एक और क्या इसमें न्यूट्रॉन है, तभी मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर कितना, 1। और यहाँ पर देखो 1H3 में एक प्रोटॉन है और मास नंबर 3 होने का मतलब 2 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से ये जो डिफरेंट आया है, डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसी वजह से ये तीनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। अब आप आइसोटोप्स पहचानना सीख गए, तो चलो एक और एग्जाम्पल मैं इसका आपको दिखाता हूँ। 6C14 और 7N14, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के, सॉरी यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया है, 6C12 और 6C14, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन नेचर में अपने 2 डिफरेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में पाया जाता है। एक का मास नंबर कितना होता है, 12, और एक का मास नंबर कितना होता है, 14। बात आ गई समझ में। तो यहाँ से ये दोनों भी क्या हो गए मेरे लिए, आइसोटोप्स हो गए, क्योंकि इनका Z तो देखो सेम है लेकिन मास नंबर कैसा है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक, अब देखो ये इस एग्जाम्पल से कि यार कार्बन 12 के फॉर्म में भी पाया जाता है और 14 के फॉर्म में भी, हाँ, यहीं से हम उठाएंगे एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट। अब देखो एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, कोई भी एलिमेंट नेचर में अपने डिफरेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट आइसोटोप जैसे कार्बन देख लो 12, 6C12 और 6C14 के फॉर्म में। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आपसे पूछूं कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 12 या 14? दोनों ही क्योंकि है, 12 भी और 14 भी, तो आप किसी धर्म संकट में ना फंस जाओ। इसलिए हम हमेशा इन दोनों मास नंबर्स का एवरेज जो होता है, 12 और 13 दोनों का जो एवरेज होता है, उसको ही कार्बन के मास नंबर
के तौर पे कंसीडर करते हैं, यानी कि इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है, दोनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास, इसी को कहा जाता है एटॉमिक वेट। ठीक है, इस चीज पर भी मैं अभी आता हूँ। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया एटॉमिक वेट का, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया इस एग्जांपल के थ्रू। अब आप यहाँ पर लिख लो, हाइड्रोजन का ये जो 1H1 आइसोटोप है ना, इसको हम नाम देते हैं प्रोटियम, इसे कहा जाता है प्रोटियम। 1H2 ये जो दूसरा वाला आइसोटोप है, इसे हम कभी कभी 1D2 से भी डिनोट करते हैं, और D स्टैंड्स फॉर यहाँ पर ड्यूटीरियम। D किस लिए स्टैंड करता है, ड्यूटीरियम के लिए, और सॉरी यहाँ पर UM होगा। और 1H3 जिसे हम कभी कभी 1T3 से भी डिनोट करते हैं, जहाँ पर T का मतलब क्या है, ट्राइटियम। क्लियर? तो अब आप 1H1 को क्या बोलोगे, प्रोटियम, 1H2 का मतलब ड्यूटीरियम, और 1H3 का मतलब ट्राइटियम। प्रोटियम यानी कि सिंपल हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। तो अब आप यहाँ से क्विकली मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख लो कि द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एकदम याद होनी चाहिए आइसोटोप्स के लिए। चलिए अब हम समझते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। अभी अभी हमने ये समझा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, अब हम देखते हैं आइसोबार्स किसे कहा जाता है। तो हेडिंग आप सभी नोट कर लीजिएगा, आइसोबार्स। आइसोबार्स को हम हिंदी में कहते हैं समभारिक। समभारिक मतलब जिनका भार समान हो। हिंदी वाला वर्ड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिवली समझना थोड़ा आसान है। समभारिक मतलब क्या, जिनका भार समान हो। भार मतलब जिनका मास एक जैसा हो। तो अब आपको हिंट यहाँ पे मैंने दे दी है। आइसोबार्स हम किन्हें कहते हैं, जिन एलिमेंट्स का Z यानी कि एटॉमिक नंबर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उनका मास नंबर कैसा होता है, सेम। तो Z डिफरेंट हो और मास नंबर यानी कि A सेम हो, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। जैसे अगर इनका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो 6C14 अभी अभी हमने पीछे देखा था कार्बन का आइसोटोप, और 7N14 ये आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोबार्स है। क्यों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो 6 और 7 ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर भी कैसा है, अलग अलग। Z देखो कैसा डिफरेंट है। बट 14 और 14 इनका A यानी कि मास नंबर कैसा है, सेम है। इसी वजह से मैं इन्हें क्या बोल रहा हूँ, आइसोबार्स बोल रहा हूँ। इसी तरह से आपका 20Ca40 यानी कि कैल्शियम और आर्गन 40। अब आर्गन का अगर हम निकालना है तो 2 18, तो 18 आर्गन का एटॉमिक नंबर और 40 आर्गन का एटॉमिक मास। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोबार्स। कैसे आपको मालूम चला, क्योंकि देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना 20 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18 है। दोनों का Z कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मास नंबर कैसा है, सेम है। दोनों का मास नंबर ही एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए मैं इन्हें भी क्या कह रहा हूँ, आइसोबार्स कह रहा हूँ। तो नेचर में आइसोटोप्स आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी एक दूसरे के आइसोटोप्स आइसोबार हो सकते हैं। और आइसोटोप्स आइसोबार्स तो मैंने लगे हाथ यहाँ आपको समझा दिया, लेकिन जो आइसोटोप्स है ना, उनसे ही एटॉमिक मास का एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो अब इसको आप क्विकली नोट कर लीजिए। अब हम सीधे समझते हैं कि एटॉमिक वेट क्या होता है। चलिए हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, या फिर इसी को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट।
चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू कि आखिर ये एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट होते क्या हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें बोरॉन की, बोरॉन एलिमेंट की, तो बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन नेचर में अपने दो आइसोटोप्स के फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है बोरॉन 10 और दूसरा होता है बोरॉन 11। ठीक है, दोनों का ही मास नंबर कितना 10 और 11 है, दोनों का अलग अलग, और दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है 5 होता है। तो 5b10 और 5b11 इन दो आइसोटोप्स क्यों है? क्योंकि Z सेम है, A अलग अलग है। इन दो आइसोटोप्स के फॉर्म में बोरॉन नेचर में पाया जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि बोरॉन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप कंफ्यूज क्यों? क्योंकि एक 10 है और एक 11 है। आप बोलो किसको? मान लो बोला आपने 10 तो भैया 11 भी है, मान लो बोला 11 तो 10 भी एग्जिस्ट करता है, दोनों भी नहीं बोल सकते हो। तो करें क्या? तो हम इन दोनों आइसोटोप्स के जो एटॉमिक वेट्स हैं उनका एवरेज अगर निकाल लें, ये जो दोनों एटॉमिक मास है इनका एवरेज निकाल लें, तो वही एवरेज एटॉमिक मास जो होगा ना उसे हम एटॉमिक वेट का नाम देते हैं। दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा उसे ही हम किसका नाम देते हैं? एटॉमिक वेट का नाम देते हैं। एटॉमिक मास क्या होता था? किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक वेट क्या होगा? उस एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज जो होगा वो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा। बात आ गई समझ में? अब देखो यहाँ पे बोरॉन 10 जो है वो नेचर में 20% पाया जाता है और बोरॉन 11 करीब नेचर में 80% पाया जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा बोरॉन का? एवरेज एटॉमिक मास, यानी मैं सिंपली आपसे क्या पूछ रहा हूँ? एटॉमिक वेट। बट ये आपको जेन्युइनली एटॉमिक वेट लिखकर नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपको एवरेज एटॉमिक मास ही जनरली लिख के देगा। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर हमें बोरॉन का कैलकुलेट करना हो तो मुझे सबसे पहले जो इसके दोनों आइसोटोप्स हैं उनके एवरेज लेना है यहाँ पर। तो हम देखो कैसे करेंगे। जो एक आइसोटोप है I, उसका जो भी परसेंटेज है यानी परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, उसको उसके ए यानी कि क्या मास नंबर के साथ में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे टोटल जो परसेंटेज है आइसोटोप्स का, नीचे हम क्या कर लेंगे? टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ये कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से देखो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो हमने दो आइसोटोप्स है ना मेरे सामने, और यहाँ हमने लिखा कितने के फेवर में? एक के फेवर में। अब सबको मुझे कंसीडर करना होगा तो मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूंगा? मैं यहाँ ऐड कर दूंगा समेशन। समेशन मतलब क्या कि एक का लिख लो I इंटू AI प्लस दूसरे वाले का लिख लो। समेशन मतलब क्या? सम करते जाओ। इसी तरह से नीचे टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि ये तो समेशन है ही। समझ में आ गई बात? मतलब जितने आइसोटोप्स हैं उनका टोटल। तो आप यहाँ पे भी समेशन एक ऐड कर लो, मतलब जितने आइसोटोप है सबका समेशन। अब ये फॉर्मूला देखो, ये जो लिखा है इसको तो आपको याद रखना है अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से ना आपको बोरॉन का एटॉमिक वेट निकाल कर दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर बोरॉन 10 है और बोरॉन 11 है मेरे सामने। एवरेज एटॉमिक मास मैं किसका कंसीडर कर रहा हूँ? बोरॉन का। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर AB, मतलब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। सबसे पहले तो इसका परसेंटेज कितना है? 20, जो कि आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, इनटू उसको किसके साथ करना है? उस आइसोटोप के एटॉमिक मास, मतलब मास नंबर के साथ में। तो AI मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप कितना है? 10। परसेंटेज 20 वाले का एटॉमिक मास कितना? 10। अब देखो यहाँ मैंने समेशन लगाया है ना, तो समेशन का मतलब क्या? प्लस लगाऊंगा। समेशन मतलब क्या? एक का हो गया I इंटू AI, अब प्लस लगा दिया। प्लस लगाने के बाद इसका लिखूंगा, तो इसका देखो परसेंटेज कितना है? 80 इंटू इसका एटॉमिक मास यानी मास नंबर कितना है? 11।
अपॉन में, अब देखो और अगर होते ना इसी तरह 3 आइसोटोप तो एक और प्लस लगा के उसका भी इसी तरह से I इंटू AI का मल्टीपल में ऐड कर देता। टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, तो टोटल तो हमेशा ही कितना होगा 100, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज हम जब भी कैलकुलेट करते हैं वो 100 में से ही निकालते हैं। अब देखो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज ऑफ बोरॉन मतलब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, तो देखो ये कितना हो गया 200 प्लस यहाँ से बात करें तो ये कितना हो गया 880 अपॉन में 100। यहाँ से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कैलकुलेट करने के लिए, तो AB मतलब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन कितना हो गया आपके सामने, इसका सम 1080 अपॉन में 100। अब 100 से डिवाइड लगाओ तो 2 के बाद पॉइंट, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन आपके सामने कितना आ गया 10.8 आ गया। 10.8 ये जो आया ना ये क्या है, ये बोरॉन का एटॉमिक वेट है। जब भी मैं बोरॉन की बात करूंगा तो उसका एटॉमिक वेट कितना होगा 10.8। और देखो ये एवरेज है ना, दोनों के मासेस का एवरेज है, तो देखो दोनों के ही बीच में लाई करता है। 10 और 11 के बीच में ही ये वैल्यू हमेशा लाई करेगी एवरेज एटॉमिक मास की, आप इस बात को याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और, ये जो वैल्यू है ना वो उस नंबर यानी कि उस मास नंबर के ज़्यादा करीब होगी जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देखिए बोरॉन 10 कितना है 20% और बोरॉन 11 कितना है 80% है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी एटॉमिक वेट की वैल्यू आएगी यानी एवरेज एटॉमिक मास की वो ज़्यादा वाले के पास में होगी। तो देखिए 10.8 है, 0.2 और ऐड कर देंगे ना तो ये 11 बन जाएगा। ठीक, तो यहीं से आप देख लो ये जो एवरेज आया है वो ज़्यादा किसके करीब है 11 के एज कंपेयर टू 10 के। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ नॉर्मल फंडा होता है एटॉमिक वेट का। अब एटॉमिक वेट क्या होता है ये आपने समझ लिया, एवरेज एटॉमिक मास भी इसे कहा जाता है। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा बिकॉज आपसे इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा फॉर्मूले के ऊपर कि मुझे इतना इतना परसेंटेज दिया हुआ है, मुझे इसका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आप कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। समझ में आई बात? एक न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं जिससे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का वो एकदम पक्का हो जाए। बट न्यूमेरिकल करने से पहले आप एटॉमिक वेट जो है इसकी डेफिनेशन लिख लो कि द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट कर लो क्योंकि डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अब हम करते हैं एक और न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए तो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं एटॉमिक वेट यानी कि एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पर, जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। अब अगर हम एक और डिफरेंट एलिमेंट यानी क्लोरीन की बात कर लें, ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्लोरीन नेचर में अपने दो आइसोटोप्स के फॉर्म में पाया जाता है। एक इसका आइसोटोप होता है क्लोरीन 35, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17Cl35 और 17Cl ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 17Cl35 की अगर बात करें तो ये नेचर में करीब 75% पाया जाता है और 17Cl37 ये 25% के करीब नेचर में पाया जाता है। अब देखो दोनों में से ज़्यादा कौन है 17Cl35 और इसका परसेंटेज रिलेटिवली थोड़ा कम है, ज़्यादा ये पाया जाता है और ये वाला थोड़ा कम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा क्लोरीन का, एवरेज एटॉमिक मास, तो फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक आइसोटोप का परसेंटेज यानी 75 इंटू उसका क्या एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर, तो वो कितना है 35 प्लस दूसरे वाले आइसोटोप का परसेंटेज 25 इंटू उसका मास नंबर यानी कि 37 अपॉन में टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप जो कि हमेशा ही कितना होगा 100 होगा। बात समझ में आई? इस तरह से आप फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर लोगे और स्मार्ट कैलकुलेशन देखो, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ करके, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 35.5 के करीब। ठीक है, 35.5 आप फाइनली यहाँ से पाओगे। 35.5 देखो ये क्या है, ये एटॉमिक वेट है क्लोरीन का यानी कि उसका एवरेज एटॉमिक मास, और आप खुद देख लो कि ये 35 और 37 के बीच में लाई करता है।
35.5 जो वैल्यू है वो 35 और 37 के बीच में ही तो है, और ये ज़्यादा किसके करीब होगी, जो आइसोटोप ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादा कौन पाया जाता है, 17Cl35, तो देखो वैल्यू भी 35 के ज़्यादा करीब है, 35.5 ही है। इसमें 1.5 और ऐड करोगे तब जाके आप 37 तक पहुँचोगे, ठीक है। सॉरी। तो एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर देख ली, इसको आप नोट कर लो, हम अगला इसके बाद कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा न्यूमेरिकल है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल देखिए बहुत ही अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हमसे कह रहा है एक एलिमेंट है कोई ए, जो नेचर में अपने दो आइसोटोप्स के फॉर्म में पाया जाता है। एक है A1 और दूसरा आइसोटोप उसका कौन है, A2, ठीक है। A1 आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 470, ये हमें A दे रखा है। A की वैल्यू कितनी है, 470, और A2 जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास कितना है, 600 है। ये मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, मास नंबर, यानी 600, और इसका कितना 470 A की वैल्यू है। हमसे कह रहा है जो उसका एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि आम दिया हुआ है, गर्मी का मौसम चल रहा है इसीलिए आम दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास वो कितना है, 496 है। समझ में आ गई बात। एवरेज एटॉमिक मास इस बार हमें दे दिया, हर बार हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहता था, बट इस बार दे दिया कितना, 496, और बोल रहा है इन दोनों जो आइसोटोप्स है उनके अलग अलग एटॉमिक मासेस दे दिया। क्या नहीं दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि वही हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करके आप बताओ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ A1 एंड A2। ये हमसे पूछ रहा है कि A1 और A2 नेचर में कितना कितना पाए जाते हैं, ये कैलकुलेट करके आप हमें बताइए। अब चलो देखो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम को अगर मुझे करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी तरफ से मैं ये मान लेता हूँ कि A1 नेचर में कितना पाया जाता है, X%, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने मान लिया। अच्छा, दोनों मिला के कितना पाए जाएंगे, 100%। 100% में से X% कौन पाया जा रहा है, A1, मतलब 100 में से X% A1 का है, तो जो बचा वो किसका होगा, A2 का। मतलब 100 में से अगर X को हटा दें तो ये जो बचा हुआ नंबर है ये किसका परसेंटेज होगा, A2 का परसेंट होगा। बात आ गई समझ में। अब देखो वही सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, अब हमें अप्लाई करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू कितना होता है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू उसके एटॉमिक मास का समेशन अपॉन में समेशन ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। यही हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यू रखो, देखो एवरेज एटॉमिक मास हमें कितना दिया गया है, 496 के बराबर, इज इक्वल्स टू ये यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ I1 अब रखना है। तो देखो इसका कितना परसेंटेज है A1 का, X% इनटू 470 क्या है उसका मास नंबर, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यही हम करते थे, प्लस परसेंटेज इस वाले का यानी कि 100 माइनस X और उसका एटॉमिक मास यानी कि 600 अपॉन में इसे डिवाइड लगाएंगे किससे, टोटल मास से, और टोटल हमेशा कितना होगा, 100 होगा। बात आ गई समझ में। अब देखो जब आप यहाँ से फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। अब 20 क्या, परसेंट, क्योंकि आपने x को कितना माना था, 20% माना था। और इसके बाद अगर आप कैलकुलेट, अब देखो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 20%। कैलकुलेशंस आप सभी खुद करके देख सकते हो। यहाँ से देखो x किसका परसेंटेज है, x है A1 का परसेंटेज, यानी कि A1 पाया जाता है नेचर में कितना, X%, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 न, बट यहाँ हमसे एक मिस्टेक हुई है। देखो एक्चुअल में x की वैल्यू 80% आएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये 496 है, 496 ज़्यादा किसके करीब है, ये ज़्यादा करीब है 470 के, ना कि 600 के। तो इस वजह से A1 का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो x कितना पाया जाएगा, 80% नेचर में, और ये किसका परसेंटेज हो गया, A1 का। रिमेनिंग बचा A2,
तो A2 कितना है नेचर में 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 100 में से x यानी कि 80 हटा दो, बचा कितना 20%, ये 20% किसका है A2 का। तो अब देखिए यहाँ से हमें दोनों आइसोटोप्स का परसेंटेज मिल गया कि A1 नेचर में कितना पाया जाता है 80% और A2 नेचर में कितना पाया जाता है 20% के बराबर। ये तो इस प्रॉब्लम को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मिस कैलकुलेशन होती है x की वैल्यू में, उसका डिटेक्शन हमने कैसे किया, इस एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू को देखते हुए। हमने बोला यार x 20% आ रहा था, मैंने आपको ऐसा बताया, बट देखो एक्चुअल में ये 470 के ज़्यादा करीब है ना, तो x कितना आएगा 80% और रिमेनिंग जो 20% है वो कौन आएगा, ये आएगा A2 का, ठीक। जब आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ से फाइनली तो x की वैल्यू आपको 80% मिल जाएगी। बात आई समझ में। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है इसी तरह से आप बिल्कुल सॉल्व करोगे, बट अगर कभी आपको क्लास में ज़्यादा मतलब तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लास में अपना भौकाल जमाना एक तरीके से ऐसा कह दें, तो आपको इस क्वेश्चन को करने की मैं एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक देखो क्या है, लेकिन कभी भी इस ट्रिक को हम एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज तब हमारे नंबर एकदम उड़ा दिए जाएंगे। तो कभी भी ये ट्रिक हम एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, अगर मान लो ना मुझसे परसेंटेज ऑफ I1 पूछ दे, किसी आइसोटोप I1 का, मान लो एक एलिमेंट है कोई I, कोई एक एलिमेंट I और उसके दो आइसोटोप्स है I1 और I2, और मुझसे पूछ देना कि बताओ I1 का परसेंटेज कितना होगा। मुझे उसका यही सारी चीज़ें दे रखी हो, एटॉमिक मास दे रखा हो और एवरेज एटॉमिक मास, डेटा यही हो, ठीक है। बस किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज पूछे तो मैं कैसे निकालूंगा परसेंटेज ऑफ I1 मुझे दिया है, मैं उसमें क्या करूँगा, मॉड लगाएंगे। मॉड किस लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, हमेशा पॉजिटिव। जो भी एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है उसमें से जो दूसरा वाला जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ के जो दूसरा वाला है ना, उसका आप क्या करो, एटॉमिक मास हटा दो। समझ में आ गई बात। एवरेज एटॉमिक मास में से जिसका निकाल रहे हो उसका छोड़ के जो दूसरा बच रहा है उसका एटॉमिक मास हटा दो, अपॉन में फिर से मॉड लगाएंगे। मॉड मतलब अंदर अगर निगेटिव भी आता है तो पॉजिटिव ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों के जो एटॉमिक मासेस है ना उसका हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे। तो I1 माइनस I2, यहाँ पर हम दोनों जो एटॉमिक मासेस है उनका क्या ले लेंगे, डिफरेंस। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, आपके आइसोटोप का परसेंटेज। समझ में आई बात। अब देखो अप्लाई करके इस चीज़ को दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर चलो A1 का परसेंटेज निकालना चाहता हूँ तो परसेंटेज ऑफ A1 इज इक्वल्स टू क्या, एवरेज एटॉमिक मास मेरे पास कितना है 496, माइनस इसमें से मैं किसका एटॉमिक मास हटा दूँ, तो इसको A1 का निकाल रहा हूँ तो A1 का छोड़ के दूसरे वाले का हटा देता हूँ, यानी कितना 600, अपॉन में दोनों के एटॉमिक मास का यहाँ से डिफरेंस निकालो आप। तो 600 माइनस में कितना 470, बात आई समझ में। और जब आप यहाँ से देखो फाइनली अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 496 माइनस में 600, यहाँ पे 104 ये क्वांटिटी बचेगी ऊपर वाली, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी 104 माइनस का आएगा, लेकिन मॉड लगाए हैं तो हम कैसा लिखेंगे, प्लस में। जब भी मॉड लगाओ ना तो अंदर निगेटिव वैल्यू भी हो वो भी पॉजिटिव ही लिखेंगे। अब 600 माइनस 470 जब हम करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने कितना आएगा 130 के बराबर। समझ में आ गई बात। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये तो 1 से छोटा आ रहा है। क्यों 1 से छोटा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, और जब 100 से हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में ध्यान रखो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब फाइनली हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आएगी 80 के आसपास। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 80% कौन है A1, तो अब रिमेनिंग जो बच रहा होगा यानी कि A2 वो कितना होगा मेरे लिए 20% होगा, ठीक है। बट ये ट्रिक बहुत अच्छी है, अगर क्लास में आपको तेजी से क्वेश्चन करना है तो इसको अप्लाई करना, एग्जाम में ये ट्रिक कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे वरना मिलेगा एक अंडा, ठीक है। समझ में आई बात। तो कभी भी इसको एग्जाम में अप्लाई मत करना, बी केयरफुल। ये कॉन्सेप्ट एक अच्छा न्यूमेरिकल हमने समझ लिया एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए, अब हमने तो ये समझ लिया कि एवरेज एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट क्या होता है,
अब जिस तरह से हमने एटॉमिक वेट समझा उसी तरह से हम ये भी समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो हेडिंग लिखेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर इसी को हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। जिस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट का नाम दे रहे थे, उसी तरह से एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम किसका नाम दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट का। समझ में आ गई बात। एक चीज याद रखेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा मिक्सचर्स के ऊपर अप्लाई होता है। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये सब हम चीजें समझ ही चुके हैं फर्स्ट क्लासेस में। तो याद रखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होगा, मिक्सचर के ऊपर। और फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि जब भी आपको किसी मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा, मिक्सचर मतलब कि उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, ठीक है, उसका एवरेज, क्योंकि अब सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उन सबका एटॉमिक मास जो है वो कैसा होगा, अलग अलग। तो हमसे अगर पूरे मिक्सचर का पूछ ले कि भैया बताओ एवरेज क्या होगा, तो वो एवरेज कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू होता है टोटल मास, जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट्स दिए उनका टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स। तो ये टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं n से, और n इज इक्वल्स टू होता क्या है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास अपॉन में मोलर मास। बात से सेम है। यहाँ से देखिए अगर मुझे मास निकालना है यानी कि वेट, तो वेट के लिए मैं क्या करूँगा, जिसको निकालना होता है उसे एक तरफ अकेला कर देते हैं और बाकियों को इधर भेज देते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर वेट यहाँ डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो n इंटू मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर मास जो है वो क्या हो गया, वेट के बराबर। यानी कि यहाँ जो टोटल मास है यानी कि वेट, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, आई मतलब जो कंपोनेंट दिया हुआ है उसका, इनटू उसका मोलर मास। तो मोलर मास को मैं m से डिनोट कर देता हूं, तो ni इंटू एम आई, ये किसकी जगह मैंने रख दिया, टोटल मास की जगह, क्योंकि ये क्या वेट है। अब देखो समेशन लगाऊंगा ना, तब ये जाके टोटल मास बनेगा। ni इंटू एम आई तो किसी एक ही कंपोनेंट का मास है, और समेशन मतलब जितने कंपोनेंट है सबका सम कर दो, अपॉन में टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं, तो मोल्स किसके, जितने कंपोनेंट्स हैं, और समेशन लगा दोगे तो टोटल मोल्स हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये किसके लिए हो गया, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए, एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। इस फॉर्मूले से आप आराम से किसी भी मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं इसको समझने के लिए, ताकि हमको ये बातें बड़ी अच्छे समझ में आ जाए कि भाई मॉलिक्यूलर वेट किसी मिक्सचर का निकालना मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है, सिंपल सा एग्जांपल है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मैं शॉर्ट में mm लिख देता हूँ, ऑफ अ सैंपल यानी कि मिक्सचर है, ऑफ अ सैंपल containing equal moles of H2 and CH4। H2 मीन्स डाइहाइड्रोजन, CH4 मीन्स मीथेन। सबसे टेंथ का सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग सबसे पहले ही याद कर लेते हैं, मीथेन। ठीक है, चलो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक सैंपल है जिसमें H2 यानी डाइहाइड्रोजन और CH4 के इक्वल मोल्स है, और मुझे उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो मिक्सचर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें H2 है मिक्सचर के अंदर, और कौन है, CH4 है। मान लेता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ मुझे इक्वल मोल्स बोल रखा है दोनों के, तो H2 के अब सपोज कर लिया मैंने कितने मोल्स है मिक्सचर में, n मोल्स है। तो CH4 के भी जाहिर सी बात है कितने मोल होंगे, n मोल्स ही होंगे, बिकॉज दोनों के मोल मुझसे कह रहा है मिक्सचर में इक्वल है। अब देखो यहाँ से
अगर मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास इस मिक्सचर का कैलकुलेट करना है तो मुझे फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, समेशन ऑफ Ni इंटू में Mi, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे मालूम है, बट मोलर मास मुझे मालूम है, नहीं मालूम है। मोलर मास मालूम है यार, कैसे नहीं मालूम हमें, देखिए H2 का मोलर मास कितना होता है, 2, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 हो गया, तो इसका मोलर मास कितना है 2। और CH4 के मोलर मास की बात करें तो कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, यानी कि टोटल कितना हो गया 16, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 16 हो गया। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ से मुझे दोनों का मोलर मास भी मिल गया। अब समस्या क्या है, बस हम सीधे सीधे एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा Ni, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने n इंटू इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना है 2, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2, समीशन है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसके यानी CH4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने n ही है इंटू Mi, मतलब उसका मोलर मास कितना 16, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समेशन ऑफ Ni मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो एक के मोल कितने n और दूसरे के भी कितने हैं n। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, ये देखिए 2n और ये 16n मिला के कितना हो गया 18n, अपॉन में ये nn मिला के कितना हो गया 2n, n से n कैंसिल आउट हुआ, 2 से 18 को काटेंगे तो कितना आएगा 9, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर 9। यूनिट मुझे यहाँ पर दी नहीं हुई है, इसी वजह से मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, ग्राम दिया होता ग्राम लिखता, AMU दिया होता तो AMU में लिख लेता। बात आई समझ में। तो यहाँ से ये मुझे पता चला कि इस मिक्सचर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है या फिर मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 9 है। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको स्टेप वाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में आपके कोई भी दिक्कत ना हो। फॉर्मूला का मतलब क्या है, फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीजें आप सीख जाओ। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एवरेज मॉलिक्यूलर मास का भी कॉन्सेप्ट अब सीख लिया है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। आप भी हेडिंग लिख लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर ना हमें एक कोई कंपाउंड गिवन होगा, जैसे सपोज कर लो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक जनरल कंपाउंड, और हमसे ये पूछेगा ना कि बताइए इसमें कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है एलिमेंट्स का, मतलब कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन इस कंपाउंड CaCO3 में कितने कितने परसेंट प्रेजेंट है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमसे पूछने वाला है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब देखिए करना क्या है, सिंपली ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैं करूँगा क्या। ठीक है, तो अगर कभी हमसे पूछ ले कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बताओ किसी कंपाउंड के अंदर, तो फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा है। हम बोलेंगे जिस एलिमेंट का परसेंटेज पूछ रहा है उसका वेट सबसे पहले कंसीडर करेंगे, तो वेट किसका, एलिमेंट का, अपॉन में नीचे हम कंपाउंड का जो गिवन वेट होगा उसको पुटअप कर देंगे, या फिर अगर ना दिया हो तो हम उसका मोलर मास यहाँ पर नीचे रख देंगे। जनरली हम मोलर मास ही पुट करते हैं क्योंकि वही क्या होता है, वेट ऑफ कंपाउंड। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से सिंपली मुझे बड़े आराम से किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए चलिए हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपसे पूछूं कि बताइए कितना कितना कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि कैल्शियम का परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू, तो देखिए कैल्शियम का कितना होता है मोलर मास 40 होता है, तो इसका वेट कितना रख दिया 40,
अपॉन में इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास कितना है, तो 40 कैल्शियम का प्लस 12 कार्बन का और प्लस 3 ऑक्सीजन का कितना 16 3 जा 48, तो 48 प्लस 12 60 और 40 मिला कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ नीचे 100 क्या आ गया इस कंपाउंड CaCO3 का मोलर मास। देखिए ऊपर वेट ऑफ एलिमेंट, किस एलिमेंट का निकाल रहा हूँ परसेंटेज कैल्शियम का, तो उसका वेट रखा कितना 40 अपॉन में नीचे क्या कंपाउंड का वेट या फिर उसका मोलर मास, तो यहाँ पर मैंने उसका क्या रख दिया मोलर मास। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे परसेंटेज मिल जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट होके यहाँ पर कैल्शियम के अंदर परसेंटेज कितना आ गया, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम का परसेंटेज कितना आ गया 40%। बात आई समझ में। इसी तरह से सॉरी अगर हम कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, कार्बन का वेट कितना होता है, तो हम बोलेंगे 12 ग्राम अपॉन में पूरे कंपाउंड का कितना है 100, एक बार हमने निकाल लिया है तो अब हमें यहाँ बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनटू फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कैंसिल आउट हो गया तो कितने परसेंट कार्बन आ गया 12%। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालना चाहें तो ऑक्सीजन इस कंपाउंड के अंदर टोटल कितना है, देखिए 3 है, 3 ऑक्सीजन एटम है और एक का कितना होता है 16 ग्राम, तो टोटल ये कितना आ गया 48 ग्राम यहाँ से, तो 48 ऑक्सीजन का मास अपॉन में पूरे कंपाउंड का कितना 100 इनटू में 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैल्शियम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ गया यहाँ पर मेरे सामने 48%। समझ में आ गई बात। अब देखिए परसेंटेज से भी क्लियर है कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है तो सबसे ज़्यादा कौन होना चाहिए ऑक्सीजन ही, तो 48% कौन है यहाँ पर ऑक्सीजन है। फिर कैल्शियम और कार्बन का एक एक एटम है तो कैल्शियम का क्योंकि वेट ज़्यादा है इस वजह से 40% कैल्शियम और 12% कार्बन है यहाँ पर क्योंकि उसका वेट कम है। अब देखो 40 प्लस 48 प्लस 12 आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि टोटल तीनों यहाँ पर कितना प्रेजेंट है 100%। देखिए 48 मिला दिया 12 मिला दिया 60 प्लस 40% और तो टोटल कितना हो गया 100%। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स का यहाँ पर परसेंटेज आपको निकाल के दिखा दिया। ऐसे ही सिंपल प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे इस कॉन्सेप्ट के अंदर पूछने वाला है। ठीक है, आज की क्लास जो है स्टूडेंट्स अपनी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली आने वाली जो क्लास होगी उसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का कैसे कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ देयर परसेंटेज, मतलब एलिमेंट्स का परसेंटेज और उनके वेट से। ठीक है, आज की क्लास में जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है साथ ही पिछली क्लासेस में भी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको प्रॉपरली रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि हमें कुछ भी भूलना नहीं है। ऐसा काम नहीं करना है कि आगे पढ़ते जाए पीछे का भूलते जाए, ये काम नहीं करना है। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ते हैं हर क्लास में उसे आप रिवाइज करिएगा, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा और इसके साथ ही साथ कोरोना वायरस से भी आप बच के रहिएगा। घर पे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लासेस में। बाय।